हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए, हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस चल रही है। डेली हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाते हैं। आज भी हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस में। बनी रहिएगा हमारे साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना ए में है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। सी है संज्ञानात्मक संकार्य है। डी पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना क्या है। सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, ए में अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किसी भी नई भाषा को जब सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या है इसमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है हम किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ठीक है, समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो बताइए समावेशी कक्षा में किस तरह के छात्र शामिल होंगे। समावेशी कक्षा में जो बच्चे शामिल होते हैं वो सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। देखिए, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, इसमें से एक क्वेश्चन टेट में या सुपर टेट में ज़रूर आता है। या पठन संबंधी अधिगम अक्षमता आएगा या गणित संबंधी अधिगम अक्षमता आएगा। देखिए, नंबर 1 पर है निरस्त संबंधी दोष कहेंगे या पठन दोष कहेंगे या गणना दोष कहेंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है तब उसको क्या कहेंगे, गणना दोष कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। देखिए, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी में है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी में है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। डी में है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले तो ज्ञान और लास्ट में मूल्यांकन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मूल्यांकन कब होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मूल्यांकन है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब एक ज्ञान, यहाँ पे भी ज्ञान है ए में भी और डी में भी, और लास्ट में यहाँ मूल्यांकन है दोनों में। अब देखिए, इन दोनों में से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होता है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है वो ये होता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो देखेंगे इसमें
कि अच्छे शिक्षण की विशेषता जो नहीं है वो है स्वेच्छाचारी। ठीक है, स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसके द्वारा दिया गया है, विक्टर ब्रूम के, मास्लो के या हर्ज़बर्ग के। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। ठीक है, विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। देखिए, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, वैयक्तिक से, सामाजिक अंतःक्रिया से, या सूचना प्रक्रियाकरण से, या व्यवहार परिमार्जन से। बतलाइए। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है वो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ठीक है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ए है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, बी है रेखीय अभिक्रम, सी है शाखीय अभिक्रम, और डी है तैयारी और अर्जन। तो बतलाइए इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, 3 है, एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, वो है निगमन से आगमन की ओर जो है ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के सूत्र जो है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब क्या है, ये शिक्षण के सूत्र नहीं है। निगमन से ये सब शिक्षण के सूत्र हैं। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। प्रथम पद सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। देखिए, कोई भी चक्र बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले जो पद होगा, प्रथम पद जो होगा वो होगा योजना बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले योजना बनाना होता है, उसके बाद शिक्षण होता है, उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः नियोजन होता है, फिर पुनः शिक्षण होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है। यह है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का, ये मतलब इसका पूरा चक्र है सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट पद हो गया वो है योजना बनाना, प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। देखिए, पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। तो इसमें कौन सा शिक्षण में शामिल है, अन्वेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। देखिए, दृष्टि संवेदना से करेगा, या स्पर्श संवेदना से, या ध्वनि संवेदना से, या प्रत्यक्षण संवेदना से। देखिए, कोई भी छात्र बैठा हुआ पढ़ रहा है, उसे कोई बुला रहा है नाम लेकर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बोलेगा, हाँ में बोलेगा। ठीक है, जब हाँ में बोलेगा तो कौन सी संवेदना हो रही है, दृष्टि, स्पर्श या ध्वनि, या प्रत्यक्षण। हाँ में बोलेगा तो ध्वनि संवेदना हो रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था
की अवधि क्या है? देखिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है इसकी? वो दूसरी अवस्था है। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक है नंबर 1 पर है संवेगात्मक गामक अवस्था, संवेगात्मक, ठीक है, और दूसरी है प्राक संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। तो अब इसमें है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो होती है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल जो है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी है काल्पनिक पेय का अंत। सॉरी, तो इसमें क्या है, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं है वो क्या है? वो है भविष्य की योजना की सूझबूझ। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? बताइए कौन सा मनोविज्ञान वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चोम्स्की या मास्लो? तो इसमें जो भाषा विकास से संबंधित है मनोवैज्ञानिक वो है चोम्स्की। ठीक है, चोम्स्की भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक ने, देखिए संज्ञानात्मक विकास से, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, या संकेत अधिगम से, या स्थान अधिगम से। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखिए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। देखिए एक अवस्था ऐसी आती है बच्चे में जिसमें बच्चा गिरोह में रहना पसंद करता है, मतलब ग्रुप में रहना, ग्रुप बनाकर रहना पसंद करता है। तो वही जो गिरोह अवस्था होती है, ग्रुप वाली अवस्था होती है, वो किस साल में आती है? ठीक है, तो वो जो आती है वो 8 से 10 वर्ष में आती है, और साथ में सामाजिकरण जो है इसका विलंब विकास भी होता है। सामाजिकरण का मतलब उसके साथ साथ विकास होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? देखिए पियाजे से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक, सबसे पहले होती है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें कहा तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी हो गई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है तृतीय अवस्था है। देखिए किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है तृतीय अवस्था कौन सी है, द्वितीय अवस्था कौन सी है, चतुर्थ अवस्था कौन सी है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए तृतीय अवस्था में कौन कौन से साल में आती है, मतलब इसकी अवधि क्या होती है, दूसरी अवस्था की अवधि क्या होती है, या चारों दे रखी होती हैं कि बताइए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो प्रथम अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। द्वितीय होती है 2 से 7 वर्ष तक। तृतीय अवस्था होती है 7 से 11 तक, और औपचारिक अवस्था होती है चतुर्थ 11 से 15 तक। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके अवधि भी आती है, नाम भी आता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसमें जो आंसर हमारा सही है वो है डी, विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताइए। सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसमें जो सामाजिक मूल्य है वो है सहायतापरक व्यवहार। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्षी विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? देखिए, ए स्वतः शोध के, बी एल्गोरिदम के, सी मानसिक वृत्ति के या डी प्रक्रियात्मक स्थिरता के। तो इसमें जो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्षी विश्लेषण जो उदाहरण है वो है स्वतः शोध के। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए हैं, एक प्राथमिक नियम और दूसरा गौण नियम। ठीक है, अब पूछे प्राथमिक नियम कौन कौन से? प्राथमिक नियम 3 हैं इनके। इसमें देखिए, पहले ए है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम और डी तत्परता का नियम। तो इनके जो प्राथमिक नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम भी है और तत्परता का नियम है। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 25 में है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? देखिए, तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या अभिप्रेरणा पर। तो बताइए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखिए, समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो है नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें जो अधिगम की एक विशेषता नहीं है वो है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या आल्पोर्ट ने? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण क्या है वो क्या है? युंग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसका करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो मापन करता है वो करता है बुद्धि का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह से क्या है व्यवहार का? संशोधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। डेली हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं और ये सीरीज़ हमारी डेली चलती रहेगी। हमने एक सीरीज़ और चलाई है अपने चैनल पर, रट्टा मार सीरीज।
उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छी सीरीज़ है, शिक्षण कौशल पर है, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।